तो चलिए हम लोग अपनी एमसीक्यू सीरीज जो चला रहे हैं, उस एमसीक्यू सीरीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू में आज लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस एमसीक्यू में हम लोग खासकर कुछ टेक्निकल एमसीक्यू की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम रिलेटेड तैयारी करने के लिए और अपने बेस को क्लियर करने के लिए। चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला सवाल, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। लॉ ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी नाम का वर्ड के साथ हम लोग काफी फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि हमको पता है पहले से स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। सर किसी चीज में रिसोर्सेज की कमी यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बोलते हैं सर स्कैरसिटी। और यहाँ पर बोल रहा है सवाल, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डज नॉट अप्लाई टू रिच या डेवलप्ड कंट्रीज। ऑप्शन नंबर 2, अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ऑप्शन नंबर 3, implies that consumers want will be satisfied in a socialistic system. Option number 4 implies that consumer wants will never be completely satisfied. A, B, C, D. If anybody is want to, everybody want to answer, then please raise your hand. I'll give you opportunity to answer this question. Scarcity का actual मतलब क्या होता है? Option number 1, does not apply to rich. Option number rich and developed countries. Option number 2, applies only to the less developed countries. Option number 3 implies that consumer wants will be satisfied in a socialistic system. So option number 4 implies that the consumer wants will never be completely satisfied. देखिए चार लोगों की हैंड रेज यहाँ पर हुई है, देखिए किसका सही जवाब है। सबसे पहला ठीक है, अपॉर्चुनिटी मैं देता हूँ इसमें सबसे पहले। ओके यश, यश बेटा। सर ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड सर। स्कैरसिटी तो सभी के लिए है, वो डेवलप कंट्रीज के लिए भी है, अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए भी है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी है। मतलब स्कैरसिटी तो हर सबके लिए। तो बिट नंबर 1, 2 और तो हो ही नहीं सकता। बिट नंबर 3 जो है सर, उसमें अपनी बोलता है कि सिर्फ सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है सभी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम सभी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कंप्लीटली सही बैठ रहा है हमारे स्कैरसिटी के साथ कि सर कंज्यूमर के वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारी नीड अनलिमिटेड है और उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एज्यूम दैट पीपीएफ, पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी फ्रंटायर की बात कर रहे हैं, फॉर बटर एंड गन इज ड्रॉन सो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब पीपीएफ यानी पीपीसी का कर्व अपन ने बनाया और ये कुछ इस प्रकार से बना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बना। तो इसका मतलब क्या है ये बताइए। इट मींस व्हाट? ऑप्शन नंबर 1, लेस एंड लेस यूनिट ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन, या मोर एंड मोर यूनिट्स आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन, या सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन, या नॉन ऑफ दीस। चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन दे सकता है। दो हाथ मुझे अब तक नजर आ रहे हैं, दो हाथ मुझे अब तक नजर आ रहे हैं। ओके दशप्रीत। सो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? बिकॉज सर हमको पता है जब कभी भी हम लोग स्ट्रेट लाइन पीपीसी की बात करते हैं तो हमारा एमआरटी क्या होता है बेटा? एमआरटी क्या होता बोला था मैंने? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रहता है क्या? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए सैक्रिफाइस पहला वाला का 2:1 हुआ, यानी 2 सैक्रिफाइस करने पर 1 गेन हुआ, तो इसके बाद में भी ये 2:1 ही रहेगा, फिर उसके बाद वाला में भी 2:1 ही रहेगा। यानी हर केस में सैक्रिफाइस कांस्टेंट रहेगा या सैक्रिफाइस सेम यूनिट का होगा एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। तो इसीलिए इसका जवाब बन जाता है सर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Which of these is not an assumption of PPC? इनमें से दिया गया कौन सा PPC का assumption नहीं है? Not बोला बेटा, not बोला। इनमें से कौन सा PPC का assumption नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है सर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन दे सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सुभद्रा।
सुभद्रा सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज बेटा ये जो इक्वली बोल दिया ना, यहाँ पर यही इसका गलत हो गया। हमने पढ़ा है कि सर एक ही रिसोर्स से सभी प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत है, मतलब ये हमारा नॉट वाला में इसको अपन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which situation can PPC be a straight line? PPC कब straight line हो सकता है? इसका आंसर मुझे बताइए, ऊपर भी बता के स्ट्रेट लाइन PPC कब होता है? ABCD, ABCD जी सर ऑप्शन सी। करेक्ट। इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि सर अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता? सर डिक्रीजिंग के केस में ये इसका शेप होता क्या? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता। चलिए, और अगर इंक्रीजिंग होता तो इसका केस क्या होता सर? कॉन्केव होता। कॉन्केव। तो इसका मतलब इसके साथ 3 और सवाल का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बोल करके अगर कॉन्केवेक्स बोलता, कॉन्वेक्स बोलता तो अपन डिक्रीजिंग लेते, और अगर अपन को वो बोलता, अगर वो अपने को बोलता कि इंक्रीजिंग बोलता तो अपन कॉन्केव लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of these economic problem deals with techniques of production? अरे भैया तो इजी क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से डील करने वाला कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है? ए बी सी डी। आई थिंक इजी क्वेश्चन। ऑप्शन डी। Techniques of production deals with the concept of how to produce. Option number B is your correct answer. बेटे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग दो चीजें पढ़े थे, याद कीजिए, दो चीजें पढ़े थे। क्या क्या सर? एक था लेबर इंटेंसिव, लेबर एंड मशीन, और एक होता था कैपिटल इंटेंसिव। यस, वेरी गुड। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो अल्टीमेटली ये दोनों को जो सिलेक्शन करना होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कौन करता है? रमेश इज वर्किंग एज सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। ओके, 35,000 की सैलरी में काम कर रहा है। ही रिसीव्स 2 जॉब ऑफर्स, one at a salary of 30,000 per month and another with a salary of 25,000 per month. In the given case, the opportunity cost क्या होगा? मैं बोला था सर ऑप्शन बी। सभी जिस पॉइंट में आप हैं, वेरी गुड बेटा, जिस पॉइंट में आप हैं उसके बाद का जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है उसको अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है सर? 30,000 वाला जो है हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए द आंसर विल बी 30,000। करेक्ट है बेटा? चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 30,000 होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पीपीएफ इज कॉन्केव टू ओरिजिन। देखो भाई आप ये कॉन्केव वाला वर्ड आ गया, मतलब ऊपर जो हम डिस्कशन किए थे, कॉन्केव टू ओरिजिन। ऑप्शन ए। ए सर ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन हो गया बेटा, इंक्लूडिंग एमआरपी। कभी कभी बेटा एमआरपी नहीं लिख करके एमओसी लिख देता है, तो याद रखिएगा दोनों का मतलब सेम होता है। एमआरपी का मतलब जो होता है बेटा, एमओसी का मतलब वही होता है, एमओसी का भी मतलब वही होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 8, एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज, ए भैया ये भी कल बताया हूं, ऑन पीपीएफ बोलो सर ए। पीपीएफ के ऊपर में, ये अगर एक पीपीएफ कर्व है, एग्जैक्टली पीपीएफ के पॉइंट के ऊपर में आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो बताइए ये कब हो सकता है? सर ये तभी होगा जब हम लोग अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एग्जैक्टली पीपीएफ के पॉइंट के ऊपर पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम व्हिच डील्स विद, बेटा आंसर बोलेंगे नहीं, मैट्रिक करेंगे, बिकॉज़ एग्जाम की तरह आप लिख रहे हैं तो बेटर होगा कि इसको बोलेंगे। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हिच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। क्या डिसाइड करना है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने के रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम डिसाइड करता है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑप्शन ए बी सी डी है बेटा। सर ऑप्शन ए। मना किया बेटा, आंसर नहीं बोलने का है, सिर्फ ऑप्शन में आप हैंडल करना है, जिसको बोलूंगा वही बोलेगा। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर ए में व्हाट टू प्रोड्यूस में अपन दो चीजों की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं। क्या क्या? विच कमोडिटी, पहली बात तो कमोडिटी कौन सा होगा उसकी बात करेंगे, विच गुड, और दूसरा उसी के साथ क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी।
तो अल्टीमेटली सवाल यही पूछा था कि भैया क्वांटिटी ऑफ गुड्स किस चीज में बात करते हैं, तो हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे। याद रखिएगा आंसर कोई बोलेगा नहीं, सिंपली बस खाली एंट्रेस करेगा जिसको आता है, मैं ऑप्शन में जरूर बोलूंगा जवाब देने। नेक्स्ट, scarcity refers to limitation of dash in relation to dash for a commodity. Scarcity refers to limitation of dash in relation to dash for a commodity. Demand and sell, demand and supply, supply and demand, या none of these. देखते हैं इसका जवाब कौन दे सकता है, एंट्रेस करेंगे सर। ओके ओके ओके, सुभद्रा यस बोलो। Sir, option C. ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेशन ऑफ, डेफिनेटली सप्लाई की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन टू डिमांड, जितना जरूरत है उससे कम की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन होगा सप्लाई, और ऑप्शन सेकंड ऑप्शन का नाम होगा डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड इकोनॉमिस्ट इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। चलिए ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में हम लोग खासकर किसकी स्टडी करते हैं, उसी पर ही सारा खाने डिपेंड करता है। देखते इसका जवाब कौन देना चाहता है, एंड्रे बहुत लोगों ने किया है। शुभ्रांशु सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा, स्कैर्सिटी ही एक्चुअल में हमारे इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा होता है। तो आंसर बिल्कुल स्कैर्सिटी। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉइंट आउटसाइड द पीपी इंडिकेट्स। भैया ये तो वही बात हो गया जो ऊपर डिस्कशन करके आए, आउटसाइड पीपीसी की बात कर रहा है। रेज योर हैंड। ये पीपीसी है और उसके बाहर में कोई सा एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको बोल रहा है बेटा बताइए ये पॉइंट कौन सा, क्या किसको इंडिकेट करता है। देखते हैं काफी लोगों ने एड्रेस किया है। द स्ट्रिप, यस बेटा द स्ट्रिप। So option C. ऑप्शन सी, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट को हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के इस्तेमाल से अचीव नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डेप्थ। भैया ये तो इजी क्वेश्चन लेकिन एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डेप्थ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट गेन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड। अरे भैया तो डायरेक्ट दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड, यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which economic problems involve selection of the category of the people। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे गुड्स को। ये कौन से गुड्स केस में ये होता है सर, डेफिनेटली ये फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात होती है। सर ये कैटेगरी कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो। सर एक होता है रिच कैटेगरी, और एक क्या होता है Poor. सर Poor पुअर। category. यही डिसाइड करना पड़ता है कि सर किस कैटेगरी के लिए हम लोग अपना सामान प्रोड्यूस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे करेंगे, which of the following will not lead to shift। कौन से केस में ये शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा बेटा। आपको याद होगा शिफ्ट तभी होता है, शिफ्ट नाम का वर्ड तभी चेंज लगाते हैं जब चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, अगर अपन रिसोर्स की बात करेंगे और अपन बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, ठीक है। ये दोनों किसमें होता है बेटा, ये दोनों बोथ गुड्स के लिए होता है। बोथ गुड्स, दोनों गुड्स में अगर चेंजेस होंगे साइमल्टेनियसली रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में, तभी वो शिफ्ट होता है। तो आप सवाल को देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। सर बोलता है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ सर हो सकता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, डेस्ट्रक्शन रिजर्व। हमको आंसर में क्या निकालने बोला है, नॉट की बात कर रहा है। नॉट, नॉट अपन को क्या बोला था, नॉट निकालने बोला। तो आपने को देखना है सर कौन कौन से केस में हो सकता है। सर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में तो हो सकता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज में मतलब रिसोर्सेज बड़ा मतलब हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज में सर चेंज की तो बात कर रहे हैं, हो सकता है। तो सर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा पॉइंट है सर जहां पर कि हमारा पीपीसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, कौन सा ऐसा फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, या लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज? आई होप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इसका जवाब कौन दे सकता है? एंटर कीजिए बेटा। अंकित, अंकित, प्रगति, यस प्रगति देख। Yes, sir. So option number C. ऑप्शन नंबर 3 बेटा, वेरी गुड, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज हमारे स्केर्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which part of economic theory aims to determine income and employment level of an economy? कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी को डिसाइड करता है? बेटा ये बात तो माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस वाली बात है। यहाँ पर आपको एक चीज याद होगा, जब मैंने बताया था सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम था, क्या नाम था, कौन बोलेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम से और प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, सर इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक नाम था, तो क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते थे अपन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते थे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब आपको हिंट मिल गया होगा, यहाँ पर आपको हिंट मिल गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। सर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यानी अल्टीमेटली द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या बोला मैं? क्वेश्चन नंबर 18, What will happen to TPF if there is technological upgradation in case of both foods? अभी बता के आ रहा हूँ बेटा, अभी बता के आ रहा हूँ। दोनों ही फूड्स में अगर चेंजेस होंगे तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ा है। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो उसका केस में तो हमारा TPF को डेफिनेटली शिफ्ट करेगा, लेकिन किधर शिफ्ट करेगा? तो आंसर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन TPF। आंसर होगा क्या? राइटवर्ड शिफ्ट इन TPF। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, ओह सॉरी 19 नहीं मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन डेप्थ, कौन से ऐसे इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज किया जाता है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये तो फंडामेंटल चीज है। सर लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा काम करते हैं, कैपिटल कम काम करते हैं, तो बताइए ऐसे कौन से कंट्री है जहां पर कि हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करते हैं? क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और मुझे बताइए। तीन लोग हैंड रेस किए अभी तक, एटलीस्ट तुक्का भी मार सकते हैं चाहे। सुभद्रा, सर डेवलपिंग इकोनॉमी। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि आपकी इकोनॉमी में कौन सा सबसे चीज ज्यादा है। अगर आप देख रहे हो आपकी कंट्री में लेबर ज्यादा पड़े हुए हैं, यस लेबर ज्यादा पड़े हुए हैं, तो भैया उनको यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा ना, वो तो आपकी रिसोर्सेस है। तो उसके लिए आप वहां पर क्या करेंगे सर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी। सरप्लस मतलब ज्यादा, आपके यहाँ पर ज्यादा लेबर है तो भैया आपके यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखा जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is related to microeconomics? इनमें से दिए गए कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन बता सकता है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, या इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट? एड्रेस कीजिए बेटा। हमको माइक्रो के लिए क्या देखना होता है सर? हमको देखना पता है कि इंडिविजुअल की बात कहां पर हो रही है। देखते हैं यहाँ पर कौन आंसर है। शुभ्रांशु, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा, वेरी गुड, ऑप्शन डी। बिकॉज पोस्टल डिपार्टमेंट एक अकेला सिंगल इंडिविजुअल की बात की जा रही है, एक अकेला डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। हालांकि इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी बोला मतलब पूरा कंट्री की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मतलब पूरे कंट्री का प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, नेशनल इनकम पूरा नेशन की इनकम के बारे में बात कर रहा है। मतलब सर ये सब चीजें तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती नहीं है। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है सर? सर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following is a cause of economic problem? इनमें से दिए गए कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज है? बेटा ये तो बताने की जरूरत है, तीनों ही कॉजेज है।
So ultimately the answer will be option number C. तीनों ही पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a central problem of an economy? कौन सा प्रॉब्लम नहीं है बोल रहा है, नॉट, सवाल नॉट की बात कर रहा है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। सर हाउ टू प्रोड्यूस होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन व्हेन टू प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is illustrates a decrease in unemployment using the PPC? इनमें से दिए गए कौन सी चीज को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब ये चारों पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है सर, कौन से केस में डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है? पहला ऑप्शन नंबर 1 मूवमेंट डाउन अलोंग दी पीपीसी, नहीं सर, इसमें तो सैक्रिफाइस और गेन की बात करते हैं। दूसरा राइटवर्ड शिप इन पीपीसी, हाँ सर, पीपीसी राइटवर्ड शिप तभी होता है जब हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज होता है। इस केस में हमारा क्या हो रहा है सर, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है। और सर हमारे लिए जो हमारे देश के लोग हैं सर, ये भी तो हमारे लिए रिसोर्सेज ही तो हैं। तो अगर मैं ज्यादा लोगों को काम दे रहा हूँ, रिसोर्सेज अगर मेरा बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली कम होगा। ज्यादा लोग अगर काम करेंगे यानी ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की कुछ और ऑप्शन हैं क्या। ए मूवमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पीपीसी टू द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, सर ऑन का मतलब तो होता है कि एग्जैक्टली प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और इनसाइड पीपीसी की तरफ क्यों मूव करेगा सर, जब ऑलरेडी फुल में है तो सर इनसाइड से आउटसाइड जाता है, ये पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउटसाइड से इनसाइड आएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर तो ऑलरेडी गलत है। नेक्स्ट, ऊपर वाला ऑप्शन ए भी गलत हो चुका है। अब अपन को देखना है कि ऑप्शन बी की ऑप्शन डी में क्या सही है। मूवमेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड पीपीसी टू पॉइंट टुवर्ड पीपीसी, हाँ ये सही बात बता रहा है जो ऊपर मैंने लिखा। तो अल्टीमेटली द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब जितनी कैपेसिटी है हम उसको पूरा यूटिलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, अपने देश के सभी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो हम लोग अंडर यूटिलाइज थे, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को पूरा यूटिलाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इशू रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस कौन से प्रॉब्लम को कवर करता है? ऑप्शन ए बी सी डी, ये खुद बताएंगे बेटा, खुद बताएंगे। सर अभी मैंने बताया सर कौन से गुड्स बनाना है ये भी देखना पड़ता है, और कितनी क्वांटिटी की बनानी है ये भी देखनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डेथ, हाउ सोसाइटी मैनेजेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, हाउ सोसाइटी मैनेजेस स्कार्स रिसोर्सेज, या हाउ टू फुलफिल सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट। सर हमेशा हमारी स्टडी जो होती है उसमें स्केर्सिटी की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा बात करेंगे कैसे अपनी सोसाइटी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को टेक्निकल मैनर में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, एक इकोनॉमी को क्या चूज करना पड़ता है, ये भी करेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन बेटा। लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में कोई एक को चूज करना पड़ता है, तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी अगेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है कब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब अराइज होता है? when there is only force of action, when there are two or more alternative forces of action, both A and B या neither A and B। सर ओनली वन अगर किसी भी जगह पर है तो फिर वहां पर तो हम लोग को सैक्रिफाइस और गेन का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही चीज है तो मतलब लेना ही लेना है, मतलब तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कोई बात आएगा ही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होगा सर जब दो चीजें होंगी और उसमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो करेक्ट लग रहा है कि यहाँ पर बोथ when there are two or more alternative forces of action, जब दो या दो से ज्यादा चीजें अगर होगी उसी जगह पर ही बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमारी को कंसेप्ट स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, which of the following statement is true? देखो बेटा ट्रू रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बन रहा है।
अबाउट द प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व, प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू फूड व्हिच यील्ड सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर आगे देखेंगे। सर सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड्स, सैटिस्फैक्शन लेवल वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सर ये मेरे को सही लग रहा है, लेकिन बाकी के दो पॉइंट देख लेते हैं। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन बजट। सर बजट नाम का वर्ड तो कुछ नहीं है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन टाइम। सर ये भी नहीं है, अल्टीमेटली द आंसर शुड बी बी। 31 का बी लग रहा है सर। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड्स which an economy can produce with a given amount of resources and technology. This is the correct answer. Question number 32 आज की क्लास का सब आखिरी क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 the production positive frontier is generally dead. जनरली बोल दिया बेटा, जनरली मैं बोल चुका हूं। जनरल के केस में क्या होता है? जनरल के केस में क्या होता है बेटा? जनरल के केस में बेटा कॉनकेव टू ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता ही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 32 क्वेश्चन एमसीक्यू जो हम लोग देकर के आए सर चैप्टर नंबर 1 रिलेटिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स।